तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी एजेंसी सेटअप की गई थी। उसमें आती हैं 4 एजेंसीज मेन आती हैं, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था सिविल सर्विस के बारे में। सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज होल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय इट। सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था क्योंकि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जितनी भी नीचे की पार्टियां जो होती है सारी इसके नीचे आया करती थी। सबसे पहले इसके लिए जो सैलरी वगैरह सेटअप करना है, रेगुलेशंस बनाना है, वो काम सबसे वो किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आईसीएस को शुरुआत करने का जो क्रेडिट है 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। उन्होंने कॉर्नवालिस कोड जो है वो सेटअप किए। किस तरीके से उन्होंने पोस्टें डिवाइड करी। 500 यूरो से जो ऊपर की जो सैलरी, एनुअल सैलरी वाली जो पोस्ट थी वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें अलग अलग जो है वो कैटेगरी, वो क्या कहते हैं उसे, लेवल्स बनाए गए। सबसे नीचे का जो लेवल था वो डिस्ट्रिक्ट था। डिस्ट्रिक्ट में 3 ऑफिशियल्स थे मेन। एक तो कलेक्टर हुआ करता था जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था और सारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसी के हाथ में था। वो सबसे मेन फिगर जो कहते हैं वो था, सबसे बड़ी पावर था एक डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा मजिस्ट्रेट था जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। और जज जो था वो जस्टिस को देख रहा था, जस्टिस इंचार्ज हुआ करता था। उसके बाद सेकंड एजेंसी आती है आर्मी। इट वाज बिकॉज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी दैट द ब्रिटिश कुड एस्टेब्लिश ए लार्ज एम्पायर। आर्मी जो होती है उसके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी टिकी होती है। आज भी देश आर्मी रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं? वो सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए। अगर आर्मी ना हो तो उस देश को कमजोर माना जाता है और एक्सटर्नल पावर जो है उस पर इन्वेंडिंग कर सकती है, आक्रमण कर सकती है। पहले आर्मी रखी जाती थी डिफेंस के लिए भी और दूसरे टेरिटरी को जीतने के लिए भी। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से ही ब्रिटिश जो है वो इतना बड़ा साम्राज्य सेटअप कर पाए। आर्मी सर्व्ड 3 पर्पजेज। उस वक्त आर्मी जो थी उसके 3 पर्पज थे। पहला था कन्क्वर न्यू टेरिटरीज। कन्क्वर का मतलब क्या होता है? जीतना, नई टेरिटरीज को जीतना। प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरीज फ्रॉम अदर यूरोपियन राइवल्स। दूसरा काम था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, ब्रिटिश के अंडर जो भी क्षेत्र था उसको सुरक्षित रखना दूसरी यूरोपियन पावर से। तीसरा था सप्रेस रिवोल्ट्स ऑफ इंडियन किंग्स। भारतीय राजा अगर विद्रोह करते हैं तो उसको दबाना। ये 3 मुख्य काम थे किसके? आर्मी के। पहला नए क्षेत्र जीतना, दूसरे जीते हुए क्षेत्रों की रक्षा करना, और तीसरा अगर भारतीय राजा जो है वो विद्रोह करते हैं तो उनके विद्रोह को दबाना। रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिपाही टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द कर्नाटिक वार्स। कर्नाटिक वार्स, कर्नाटिक वार्स क्या होते हैं आपको रिकॉल करवा दूं, शायद भूल गए होंगे। फ्रेंच और ब्रिटिश और इनके बीच में लगातार युद्ध हुए थे। साउथ इंडिया के अंदर जो 3 जो स्टेट हैं उनको लेकर के। और वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं? हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर। हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर को लेकर के ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में युद्ध हुए थे। इनको कहते हैं कर्नाटिक वार। 3 हुए थे 1740 से 1763 के बीच में। कर्नाटिक वार के दौरान पहली बार ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सिपाहियों की भर्ती की गई। इंडियन सिपाही, they were recruited in large numbers and trained to use latest arms and ammunitions. They were recruited, उनकी भर्ती की गई इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में, एंड ट्रेंड और ट्रेंड किया गया टू यूज लेटेस्ट आर्म्स। आर्म्स माने क्या होता है? हथियार। लेटेस्ट हथियार किस तरीके से यूज किए जाते हैं और एम्यूनिशंस और किस तरीके से
जो आपकी क्या कहते हैं सुरक्षा प्रणाली जो उसका प्रयोग किया जाता है। हाउएवर फिर भी इंडियन सिपाही कुड नॉट राइज अबव द लेवल ऑफ सूबेदार। यहाँ भी पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस थी। भारतीय जो सिपाही थे सूबेदार की रैंक से ऊपर नहीं जा सकते थे। हायर रैंक जो थी वो किसके पास थी? सिर्फ ब्रिटिश के लिए रिजर्व थी। इसके अलावा और भी डिस्क्रिमिनेशन था। क्या था? इन स्पाइट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, इस डिस्क्रिमिनेशन के अलावा कौन सा कि सूबेदार के लेवल से ऊपर इंडियन सिपाही नहीं जा सकते। दे रिमेन लोयल टू ब्रिटिश, इसके बावजूद भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोयल वफादार रहे। दियर रिसेंटमेंट फाउंड एक्सप्रेशन इन रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन 1857 की क्रांति में 1857 के दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ कि ये जो वफादार सैनिक जो थे ये उनके क्या बन गए? विद्रोही बन गए थे। क्या हुआ था वो हम आगे पढ़ेंगे। और एक बात और बताऊं कि सेम रैंक के अगर ब्रिटिश का कोई सिपाही है और इंडियन का कोई सिपाही है, दोनों की रैंक क्या है? सेम है, तो भी उनको सैलरी अलग अलग मिलती थी। इंडियंस को कम सैलरी दी जाती थी रिलेटिवली या कंपैरेटिवली इंग्लिश सिपाही की बजाय। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंडियन जो थे वो काफी लॉयल थे ब्रिटिश के प्रति। उसके बाद अगली एजेंसी आती है पुलिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज्ड ए रेगुलर एंड परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया दैट वाज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। देखिए आर्मी का काम था टेरिटरी को कंक्रीट करना, ब्रिटिश टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना और रिवोल्ट को सप्रेस करना। अब छोटे मोटे अगर झगड़े होते हैं तो वहां पे आर्मी का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? पुलिस जो है पुलिस डिपार्टमेंट बनाया और एक रेगुलर और परमानेंट पुलिस फोर्स जो है वो सेटअप किया। दैट वाज एसेंशियल फॉर मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस असिस्टेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज। अब ये पुलिस जो है किसके अंडर आई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर आ गई। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू थानास। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है? थानों में बांट दिया गया। ईच थाना वाज हेडेड बाय ए दरोगा, और हर थाने में क्या होता है? एक दरोगा जो उस थाने का हेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसएचओ कहते हैं आज। टाउन एंड विलेजेस हैज कोतवाल्स एंड चौकीदार्स। शहर और गांव जो थे उसके अंदर कोतवाल और चौकीदार होते थे रेस्पेक्टिवली। शहरों के अंदर कोतवाल और गांव में चौकीदार होते थे। लेटर इसके बाद में पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज क्रिएटेड। उसके बाद डीएसपी की पोस्ट भी क्रिएट की गई। हु लुक्ड आफ्टर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, जो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को क्या करता था? चेक करता था मजिस्ट्रेट के अलावा। Like the army, in police also higher post was reserved for British and Indians were excluded from it. आर्मी की तरह ही हायर पोस्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश के लोगों के लिए थी, भारतीयों के लिए नहीं थी। ये जो सेटअप जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था पुलिस का सेटअप, वो आज भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। वही सेटअप है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो हेड होता है इसका डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद में क्या होते हैं? थानों का हेड जो होता है दरोगा होता है, और टाउन का हेड कोतवाल टाउन के अंदर कोतवाल होते हैं, चेक करने वाले, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले विलेज के अंदर चौकीदार होते हैं। ठीक है। पुलिस अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन सप्रेसिंग क्राइम, डकैती एंड ठगी। पुलिस ने क्या किया? बहुत बड़ा, क्योंकि पुलिस जो थी एक लोकल एरिया पे बन रखी हुई थी, लोकल लेवल पे रखी हुई थी। विलेज थाने के अंदर 2-4 गांव होते थे, तो एक बहुत बड़ी सफलता मिली उनको डकैती रोकने में, ठगी रोकने में और क्राइम को रोकने में। However, फिर भी the police department could not become popular with people because of unsympathetic, oppressive and corrupt attitude of many of the lower ranked policemen. लेकिन पुलिस का इतना डर हो गया था लोगों में, हद से ज्यादा डर हो गया था, पुलिस पॉपुलर नहीं हो पाई। लोग ये नहीं मानते थे कि पुलिस जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि उनका सबसे पहली चीज, उनका जो रवैया था, वो उनका एटीट्यूड जो था अनसिंपैथेटिक था। मतलब वो लोगों से प्यार से बात नहीं कर सकते। आज की पुलिस और उस वक्त की पुलिस में रात और दिन का फर्क था। वो ऑपरेसिव थे, ऑपरेसिव में शोषण करने वाले थे,
और करप्ट थे। करप्ट का मतलब अपने क्या कहते हैं, चीजों को हड़प लेना, ये सब करने वाले थे। देयर पॉलिसी वाज ऑप्रेसिव एंड दे वर करप्ट। उनकी पॉलिसी जो थी वो शोषण करने वाली थी और वो करप्ट थे, इसलिए वो फेवरेट नहीं बन पाए, लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं बन पाए। ये था पुलिस डिपार्टमेंट। बोलो कोई प्रॉब्लम?